देखिए गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 2 जो हम छोड़े थे, गति का समीकरण। देखिए न्यूटन के गति का समीकरण। न्यूटन ने गति संबंधी कितने समीकरण दिए थे? 3 समीकरण दिए थे। पहला देखिए क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। देखिए इसमें यह कब फार्मूला यह लगता है, जब पिंड कब लगाते हैं, जब पिंड एक सरल रेखा में क्या कर रही हो, गति कर रही हो, एक सरल रेखा में एक तरफ। तो बताइए कि इधर जाएगा तो इसका वेग होगा कि नहीं होगा? इसके बाद जाएगा तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है जिसको रेखीय त्वरण ए कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय त्वरण ए। और जहाँ से चलना प्रारंभ करता है वहाँ पर उसका प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। अब बताइए यहाँ से प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ करेगा तो इसको समय लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए समय टी, ध्यान से समझिए। जब कोई पिंड चलना प्रारंभ करता है तो उसके वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। इसके बाद जहाँ जाके रुकता है उस वेग को क्या कहते हैं? अंतिम वेग। मतलब प्रारंभ में चला तो प्रारंभिक वेग, अंत में रुक गया जाके तो अंतिम वेग। और जब पिंड एक सरल रेखा में गति करता है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिससे क्या कहते हैं? रेखीय त्वरण। क्या कहते हैं? रेखीय त्वरण। देखिए जहाँ क्या लिख देंगे, जहाँ u को क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। v को कहते हैं अंतिम वेग। क्या कहते हैं? अंतिम वेग। अब देखिए t को कहते हैं समय। क्या कहते हैं? t को समय कहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें भी a बच रहा है, a को क्या कहते हैं? रेखीय त्वरण। क्या कहते हैं? रेखीय त्वरण। इसको केवल त्वरण भी कहेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है ना, रेखीय त्वरण कहें चाहे त्वरण कहें। एक और चीज़ बच रहा है, यश। यश को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी। माने कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ किया तथा t समय बाद वह यश दूरी तय किया तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो जरूरी नहीं ना कि त्वरण हर बार देगा, क्योंकि देखिए v बराबर u प्लस ए टी में v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, ए रेखीय त्वरण, t समय, यश दूरी। अब देखिए यहाँ से यह फार्मूला कब लगाते हैं? जब पिंड एक सरल रेखा में गति कर रहा हो। अब इसी समीकरण में थोड़ा सा बदल जाता है। देखिए वो कंडीशन कब बदलता है, जब गति करते पिंड पर, जब गति करते पिंड पर ब्रेक लगा दें। क्या लगा दें? ब्रेक लगा दें। अब बताइए ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड रहेगी बाइक की तो रुकेगी कि नहीं? रुकेगी। और रुकती कब है? रुकेगी तो उसका ये जो ए है, कौन? ए रेखीय त्वरण, वो तुरंत ही घटने लगेगा। क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। तो ये बताइए कि घटेगा तो माइनस में आ जाएगा कि नहीं? तो अभी तो घटेगा तो इधर जा रहा है 80 के स्पीड से, मान लीजिए उसमें 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण है, घटेगा तो 9, 8, 7, 6 माइनस में जाने लगा तुरंत। और जब माइनस में जाएगा तो तुरंत गाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तब क्या करेंगे कि इसी रेखीय त्वरण को, रेखीय त्वरण जो उत्पन्न हो रहा था उसी को एक जगह पर क्या रख देंगे? अब माइनस से। क्या रखेंगे? माइनस से। तो कहेगा कि कोई पिंड प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ कर दे रहा है और अंतिम वेग इतना पर वो क्या कर रहा है? ब्रेक लगा रहा है। ब्रेक लगाएगा तो तुरंत त्वरण को समझ जाइए को किस में रखना है? माइनस में। और जब ब्रेक लगाता है क्या करता है? जब ब्रेक लगाता है तो त्वरण जो उत्पन्न होता है, त्वरण तो उत्पन्न होगा, इसको कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। मतलब कि ब्रेक लगाने पर जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको कहते हैं मंदन। देखिए मंद गति क्या हो जाएगा? मंद गति। इसका मतलब बाइक क्या हो रही है? अब रुक रही है। उसको कहते हैं त्वरण को मंदन। और इसमें त्वरण को कहते हैं रेखीय त्वरण। इसी त्वरण का नाम है, देखो ए है, यह अभी ए ही है, लेकिन यह एक रेखा में जब गति कर रही है, इसमें ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, तब त्वरण को क्या कहते हैं? रेखीय त्वरण। और जब ब्रेक लगाते हैं तो इसी त्वरण का नाम बदल के क्या हो जाता है? मंदन। अब देखिए यही गति का तीनों समीकरण क्या बन जाएगा? पहला देखिए v बराबर u प्लस, अब बताइए एक ही जगह पर क्या रखेंगे? माइनस से। जब ब्रेक लगा दिए हैं तब होगा ना एक ही जगह पर माइनस से, इंटू टी। देखिए हल करेंगे तो क्या जाएगा? v बराबर u प्लस का माइनस में गुणा किए माइनस ए टी। पहला समीकरण हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा?
यस बराबर यू टी, फिर देखिए यहाँ पर ए रखेंगे माइनस ए, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा कि नहीं, तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर तीसरा समीकरण क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। देखिए फिर यहाँ ए रखेंगे माइनस, तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 2a यस। तो देखिए जब पिंड गति कर रहा है और उस पर ब्रेक लगाते हैं तो जितना सब फार्मूला गति का है सब प्लस वाला किस में बन जाता है, माइनस में बन जाता है। तो दोनों कंडीशन याद रखेंगे, कब प्लस वाला लगाते हैं और कब माइनस वाला लगाते हैं। देखिए अगला कंसेप्ट, गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित समीकरण। किससे संबंधित, गुरुत्वीय त्वरण से। यह तो गति से था, यह गुरुत्वीय से। तो देखिए गति में क्या होता है कि पिंड एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, और गुरुत्वीय में क्या होता है, देखिए गुरुत्व बल कब लगता है, जब पिंड ऊपर से नीचे गति करता है तब काम करता है कि नहीं गुरुत्वीय त्वरण। जब पिंड ऊपर नीचे गति करता है तब पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, अन्यथा स्ट्रेट लाइन में गति करेगा तो रेखीय त्वरण लगता है। अब देखिए जब पिंड नीचे से ऊपर फेंके, ऊपर से नीचे गिरे, तो इसमें भी दो कंडीशन है। कितना कंडीशन, दो। तो पहला कंडीशन देखिए क्या है इसमें, जब पिंड यच ऊंचाई से, कहाँ से, यच ऊंचाई से छोड़ा जाए। देखिए कंडीशन ध्यान से पहले समझिए, जब पिंड एच ऊंचाई से छोड़ जाए, इसका मतलब ऊंचाई पर ले जाके और वहाँ से स्वतंत्र रूप से क्या कर दें, छोड़ दें। जैसे मान लीजिए छत पर चढ़ गए, कहाँ चढ़ गए, छत पर चढ़ गए, और वहाँ से यह एक पिंड है, इसको वहाँ से गिरा दिए इस तरह, तो नीचे आएगा। तब नीचे आएगा तो ये बताइए कि नीचे आएगा तो इसका वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ऊपर से छोड़ देंगे कोई वस्तु ईट टूटना, तो वो नीचे आएगा तो उसका वेग बढ़ता है, तभी तो नीचे वाला को लगेगा तो सर फट जाएगा। और जहाँ से छोड़े वहीं पर यहाँ हाथ लगाओ, चोट ही नहीं लगेगा, लगेगा चोट नहीं लगेगा। लेकिन जो नीचे है ऊपर से छोड़ेंगे तो चोट लग जाएगा। जबकि हम इस पर कोई बल लगा के नहीं फेंक रहे हैं नीचे इस तरह, केवल इस तरह क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तब देखिए जब पिंड एच ऊंचाई से छोड़ा जाए, तब मान लीजिए कि यहाँ पर ही छत है, क्या है, छत, और यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर है ए, और यहाँ से एक पिंड को छोड़ रहा है, एक पिंड को, तो यह पिंड नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कहाँ तक, जहाँ पृथ्वी तल है, कहाँ तक, पृथ्वी तल तक आएगा। कि पृथ्वी में घुस जाएगा, पृथ्वी तल पर आके टकराएगा। तो यहाँ से आया तो देखिए एच ऊंचाई क्या कर दिया, तय कर लिया, एच ऊंचाई। अब बात ध्यान दीजिए, जब पिंड को यहाँ से छोड़े हैं तो यहाँ पर पिंड का वेग क्या कहलाएगा, प्रारंभिक वेग u कहलाएगा, क्योंकि जब पिंड को छोड़ रहे हैं तो उसका प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ से जो छोड़े उस वेग को कहते हैं प्रारंभिक वेग। और यहाँ पर जिस वेग से आके टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा कि नहीं, यहाँ पर वेग को कहते हैं अंतिम वेग। क्या कहते हैं, अंतिम वेग। अंतिम वेग को क्या लिखते हैं, v लिखते हैं ना। देखो इसमें दिक्कत नहीं है, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, केवल a बदलता है, a। क्योंकि देखिए जब पिंड अब ऊपर से नीचे गिरेगा तो बताइए उस पर गुरुत्व बल के कारण नीचे आ रहा है। जब पिंड को ऊपर छोड़ दिए तो कहीं नहीं ऊपर चला गया, क्योंकि इसको पृथ्वी खींच रही है। अब पृथ्वी नीचे खींचती है तो कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। देखिए यह पिंड आ रहा है तो मान लीजिए इसमें गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, और गुरुत्वीय त्वरण को किससे लिखते हैं, स्मॉल g। गुरुत्वीय त्वरण को क्या लिखते हैं, स्मॉल g। अब देखिए फार्मूला सब यही है, जहाँ जहाँ a है वहाँ पर क्या रख देंगे, बस ले जाके g, क्योंकि प्रारंभिक वेग u वही है। यश की जगह पर देखो, इसमें यश दूरी है और इसमें यश क्या है, ऊंचाई है। मतलब दूरी एक प्रकार की ऊंचाई है कि नहीं, क्योंकि दूरी का अभिमात्रक मीटर, ऊंचाई का अभिमात्रक मीटर। तब देखिए समीकरण क्या बन जाता है, पहला क्या बनेगा, v बराबर u प्लस, बताइए a की जगह पर क्या रखेंगे, gt, बन गया v बराबर u प्लस gt। यश बराबर क्या बन जाएगा, ut प्लस हाफ, a की जगह पर क्या रख देंगे, g t स्क्वायर। तीसरा
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, एक की जगह पर क्या रख देंगे जी एच। यह 3 समीकरण है गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित। केवल क्या किया गया, एक ही जगह पर क्या रख दिए हैं जी, क्योंकि पिंड जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गति करता है तो रेखीय त्वरण नहीं उत्पन्न होता है। कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसको स्मॉल जी रखते हैं। तो इस ए की जगह पर क्या रख देंगे जी। तो सूत्र बन गया वी बराबर यू प्लस जी टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच, जहाँ वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, टी समय, और यहाँ यश की जगह पर यश नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, यश लिखते हैं। यश भी लिखें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यश को समझना चाहिए कि वो क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई। क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ऊंचाई लिखे, दूरी भी लिख सकता है कि जब किसी पिंड को यह ऊंचाई से गिराए तो इतना मीटर की दूरी तय किया। तो अब बताइए ऊंचाई से गिराएंगे तो दूरी तो तय कर भी करेगा, लेकिन वो दूरी क्या रहता है, ऊंचाई रहता है। फार्मूला लिखा। अगला कंडीशन देखिए यहाँ पर देखिए, यह कंडीशन था जब पिंड को क्या किए थे, ऊंचाई से गिराए थे। अब पिंड को क्या कर रहे हैं कि जमीन से ऊपर फेंक रहे हैं। देखिए, जब पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर फेंका जाए। ध्यान समझिए कंडीशन, जब पिंड को पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर फेंका जाए, माने जमीन से क्या करें, ऐसे पिंड को फेंके तो फिर तो लौट के नीचे आएगा कि नहीं। किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्योंकि पिंड को ऊपर फेंकेंगे फिर वो ऊपर जाएगा। देखो, अब पिंड को नीचे से तो अपना बल लगा के फेंके तो यहाँ से तेजी से जाएगा, लेकिन जाते जाते ऊपर पता चला कि इसका वेग घट के 0 हो गया, फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, लौट के नीचे आएगा। आता है कि नहीं। गेंद खेलें ना क्रिकेट, गेंद को ऊपर फेंकते हैं, देखते हैं फिर बादाम में आता है। देखो, जब पिंड को फेंकते हैं तो वेग ऊपर जाता है तो उसका वेग क्या होता है, घटता जाता है, और लास्ट में जाके क्या हो जाता है, 0। और इसके बाद वहाँ से फिर लौट के आता है नीचे पृथ्वी तल पर। तब देखिए क्या होता है। देखिए, जब पिंड को क्या करें, पृथ्वी तल से ऊपर फेंकें, पृथ्वी तल से ऊपर, तो यहाँ पर जिस वेग से फेंकेंगे हाथ में लेके उसको कहते हैं प्रारंभिक वेग। हो गया, जिस वेग से फेंकेंगे उसको प्रारंभिक वेग कहेंगे कि नहीं। इसके बाद यह ऊपर जा रहा है, ऊपर अब क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। अब देखिए, उत्पन्न होगा तो यह ऊपर जा रहा है तो वेग घट रहा है, वेग घटने का मतलब कि त्वरण भी क्या हो जाएगा, अब घटने लगेगा, तभी तो जाके वेग ऊपर जाके 0 होगा। तो इसका मतलब अब जी की जगह पर क्या लेंगे, -g। क्या लेंगे, -g। जब पिंड को क्या करें, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी का मान घटता है, और जी को किस में लेते हैं, तब माइनस में। जैसे मंदन हो रहा था तो माइनस में त्वरण था, उसी तरह पिंड को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण को किस में लेते हैं, माइनस में। अब पिंड ऊपर जाएगा तो बताइए फेंकेंगे तो जाने में समय लगेगा कि नहीं। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए वो आ गए इतना ऊंचाई तक, ऊंचाई पर आ गया। इसके बाद यहाँ पर इसका पहुँच गया तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या बन गया, v। अब इसको 0 अभी नहीं कर, क्वेश्चन के हिसाब से 0 होगा चाहे दूसरा होगा, पूछ सके कि इतने ऊंचाई पर जाने पर उसका वेग क्या होगा। अब पता नहीं ना कि कितना ऊंचाई तक जाएगा फेंकेंगे, तो यह हो गया अंतिम वेग। तब देखिए कि फार्मूला क्या बनता है, जब पिंड पृथ्वी तल से ऊपर फेंकें तो यही जो g है यहाँ पर क्या रखेंगे, अब -g। क्या रखेंगे, -g। तो देखिए पहला समीकरण क्या बन गया, वही v बराबर u -gt बनेगा, क्योंकि प्लस g की जगह पर -g, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस। इसके बाद दूसरा देखिए, h ऊंचाई ut -हाफ gt स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2gh। यह 3 फार्मूला बन जाता है कि जब पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई पर फेंकते हैं तो यह g किस में आ जाता है, माइनस में। तो फार्मूला v बराबर u -gt, h बराबर ut -हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2gh। अगला देखिए, भार तथा द्रव्यमान। भार तथा द्रव्यमान समझिए ध्यान से।
देखिए भार की परिभाषा क्या होता है? भार का परिभाषा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। भार का परिभाषा क्या है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। अब भार का मात्रक होता क्या है? न्यूटन होता है। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, या इसी को किग्रा भार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किग्रा भार। मतलब कि भार का मात्रक न्यूटन या क्या कहते हैं? किग्रा भार। अब देखिए द्रव्यमान समझिए, द्रव्यमान की परिभाषा, किसी वस्तु में उपस्थित उसकी संपूर्ण मात्रा को, किसको? संपूर्ण मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हम हैं, देखो हम जैसे ये चाहे समझिए, यह कोई क्या है? यह व्यक्ति है, यहाँ पर ये आँखों के तन बनाते रहे, अच्छा लगे, हंस रहा है कि नहीं? देखो ये गोड़ हाथ कुल बन गया। ये मान लीजिए कि इसको क्या किए, इसका क्या किए, नाप तोल किए, तो यह 60 kg का मिला। कितना kg का? 60। तो बताइए कि इस जो है तो इसका पूरा संपूर्ण मात्रा है कि नहीं? जब चढ़ेंगे ये क्या कर मापने वाले पर, तो उसका पूरा भार क्या बताता है? द्रव्यमान। क्या बताता है? द्रव्यमान। कि वह कितने kg का है? 60 kg का, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। देखिए द्रव्यमान 60 kg है तो भार निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? भार। देखो भार का फार्मूला होता है, भार को W से प्रदर्शित करते हैं, W बराबर mg। ये पहले का बताए हैं ना, W बराबर mg। तो देखो W बराबर m का मान कितना है इस आदमी के लिए? कितना है? 60। g का मान 9.8 रखते हैं या 10 रखते हैं? क्या रखते हैं? 9.8 या 10, क्योंकि g का प्रायोगिक मान कितना आया है? 9.8। तो आवश्यकता के अनुसार 9.8 रखते हैं या क्या रखते हैं? 10 रखते हैं। तो हम 10 रख दे रहे हैं। देखो तो W बराबर कितना गया? 600 न्यूटन। ये भार है। क्या है? भार है। इस व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है और द्रव्यमान कितना है? 60 kg। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिए कि भार जो होता है यह ऊंचाई पर या चंद्रमा पर जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। देखो भार, कौन? भार, वस्तु का भार, वस्तु का भार चंद्रमा पर जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। देखो वस्तु का भार कुछ भी हो, चंद्रमा पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और कितना घटेगा? पृथ्वी का 1/6। कितना? पृथ्वी का 1/6 चंद्रमा पर भार हो जाएगा। कहाँ पर? चंद्रमा पर भार। क्या लिखेंगे? चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 पृथ्वी का भार। माने जितना भार कहाँ है पृथ्वी पर, उसका 1/6 कहाँ हो जाएगा? चंद्रमा पर। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, कोई पिंड है, इसका पृथ्वी पर भार, किस पर? पृथ्वी पर भार दिया है 60 न्यूटन। कितना न्यूटन? 60 न्यूटन। और जब इस 60 न्यूटन के पिंड को कहाँ लेके जाएंगे? चंद्रमा पर। तो मान लीजिए कि यह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। जब इसी पिंड को कहाँ लेके आएंगे? चंद्रमा पर। तो इसका भार घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। कितना घट जाएगा? 1/6 पृथ्वी का 1/6। देखो 6 एकम 6 कितना कट के हो गया? 10 न्यूटन। घट के कितना हो गया? 10 न्यूटन। मतलब पिंड का कुछ भी भार हो, जब चंद्रमा पर लेके जाते हैं तो उसका भार क्या होता है? घटता है। और कितना घटता है? पृथ्वी के भार का 1/6। माने जो भार है पृथ्वी पर चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो उसमें 6 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे तो चंद्रमा पर भार निकल जाएगा। हो गया? 60 न्यूटन का था, चंद्रमा पर आया तो कितने न्यूटन का हो गया? 10 न्यूटन का। अब एक बात समझिए, यह तो भार था तो कम हो गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर क्या करें, इस आदमी का द्रव्यमान को नापें। किसको? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इसका मान लीजिए यह जो आदमी है इसका द्रव्यमान 60 kg। और जब यह कहाँ गया? चंद्रमा पर। कहाँ गया? चंद्रमा पर। तब अगर चंद्रमा पर आएगा तो यह बताइए कि यह इसका जो द्रव्यमान है वो घटेगा कि नहीं?
नहीं घटता है। ये बताइए कि अगर चंद्रमा पर गया यह व्यक्ति तो एक कौन हाथ उत में से मांस उसकट के निकल सकता है ना। ये तो आदमी पूरा उसी तरह रहेगा, इसका द्रव्यमान कुछ नहीं घटेगा। क्या घटता है? भार घटता है। क्या घटता है? भार। नहीं तो अगर ना द्रव्यमान घटता रहता, घटने के लिए रहता, देखिए ये भार घटता कहाँ है जानते हैं? ये जी का मान जो होता है ना, स्मॉल जी, हर जगह पे घटता बढ़ता है। तो जितने ऊंचाई पर जाते हैं जी का मान उतने क्या होता है? घटता है। तो ये बताइए कि यह तो पृथ्वी के केंद्र पर है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना? 10। पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के तल पर जी का मान 10, केंद्र पर तो 0 होता है। केंद्र पर एक दिन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब पृथ्वी पर जी का मान कितना माना जाता है? 9.8 या 10। तो यहाँ पर 10 का गुणा किया तो 600 हो गया। और यही जब चंद्रमा पर लेके जाएंगे ना तो घटने लगता है। क्या होने लगता है? जी का मान घटने लगता है। अब पता नहीं घट के कितना घट गया। यह जानते हैं कि जो द्रव्यमान है किस पर? पृथ्वी पर। चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6। तो इसमें 6 से भाग देंगे तो इसको अगर लेके जाएं इसको तो कितना न्यूटन हो जाएगा? 100 न्यूटन। 6 से भाग दे देंगे तो 100 न बचेगा। 100 न्यूटन इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा? भार। लेकिन द्रव्यमान देखिए 60 kg का है। जब चंद्रमा पर जाएगा तो इसका द्रव्यमान घटता नहीं है और न ही बढ़ता है। कितना kg का रहेगा? 60 kg का रहेगा। अगर इसको घटना रहता ना तो ये पता चलता कि हाथ और टूट के बाहर निकल गया, कहीं गाल में का कुल मांस निकल के अलगे चला गया, तब नहीं इसका द्रव्यमान घटेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं, द्रव्यमान घटता नहीं है। कौन घटता है? केवल भार। अब भार घटता काहे लिए? इस जी के मान पर निर्भर करता है। किसके मान पर? स्मॉल जी। क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल जी का मान क्या होता है? घटता है। गहराई में भी जाने पर जी का मान घटता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। भूमध्य विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पहले का बताए थे ना। देखिए एक पिंड का पृथ्वी पर भार 120 न्यूटन है। कहाँ पर भार दिया है? पृथ्वी पर भार 120 दिया है। तो कह रहे कि चंद्रमा पर भार तथा क्या ज्ञात करिए? द्रव्यमान। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, पृथ्वी पर भार दिया है, पृथ्वी पर भार दिया है 120 न्यूटन और कितना? 1200 न्यूटन। चंद्रमा पर जब लेके आएंगे इसको तो चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6 होता है। 6 से भाग दो, 6 दूना के 12। 200 न्यूटन कहाँ पर भार हो गया? चंद्रमा पर। अब बताइए कि द्रव्यमान जो निकालेंगे वो पृथ्वी पर जो होगा वही कहाँ होगा? चंद्रमा पर भी होगा। तो देखो क्या लिख दे रहे हैं? चंद्रमा पर द्रव्यमान। कहाँ पर? चंद्रमा पर द्रव्यमान। देखो फार्मूला जानते हैं ना कि भार W = mg होता है कि नहीं। और चंद्रमा पर द्रव्यमान, अरे कहाँ दिया? पृथ्वी पर दिया है द्रव्यमान कितना? 1200 बराबर m का मान देखिए, m का मान तो निकालना है, g का मान 10। चंद्रमा पर द्रव्यमान नहीं निकालें, किस पर निकालेंगे? पृथ्वी पर। क्योंकि पृथ्वी पर जो होगा वही कहाँ होगा? चंद्रमा पर भी होगा। तो अगर चंद्रमा पर द्रव्यमान लिख देंगे ना तो आप लोग सोचेंगे कि भार तो बदल के 200 हो गया है कि नहीं। कहें कि जब चंद्रमा पर निकालेंगे डायरेक्ट तो भार रखेंगे इस पर का, चंद्रमा पर का, तो कहेंगे हम इस भार को रखेंगे 1200 वाला, तो कहेंगे ये तो पृथ्वी पर का भार है, कहेंगे कि नहीं। और 200 रखेंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति है वो पहले पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर से कहाँ आया है? चंद्रमा पर। तो पहले उसका कहाँ निकालेंगे? पृथ्वी पर द्रव्यमान। तो देखो 1200 भार कहाँ है? पृथ्वी पर। यम जी का मान 10 से 1 0 कट गया। यम का मान कितना आ गया? 120 kg। मतलब जो आदमी है चाहे जो पिंड है उसका पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है? 120 kg का है। तो चंद्रमा पर भी आएगा तो कितना होगा? 120 kg का होगा। तो क्या बदलता है? भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है।